चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साध्य पीएससी एकेडमी में, है ना। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो जिस प्रकार हम लोग अभी सहायक शिक्षण, है ना, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जी, चलिए गुड मॉर्निंग प्रिया पटेल जी। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप, है ना, 1000 जो है वह सवाल करने वाले हैं बायोलॉजी के, जिसमें आज हमारा ये तीसरा सेशन है। ओके या चलिए, और कौन कौन जुड़े हैं? ओके, नीतू गुड मॉर्निंग। चलिए, ओके, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, है ना। बिल्कुल, आज थोड़ा बहुत खीर पूड़ी खा लेंगे घर में, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन थोड़ी बहुत मस्ती जरूरी है भैया, है ना। छोटी छोटी खुशियाँ होती है जी, जिसको हमको एंजॉय करना चाहिए। ओके, रंजिता गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, हैप्पी न्यू ईयर रंजिता। और कौन कौन है भाई? हैप्पी न्यू ईयर नीतू। ओके चलो आगे बढ़ें। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, है ना। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ, बढ़िया मस्त। ओके, गुड मॉर्निंग रूपसी कैवर्थ। चलिए, आप नए हैं हमारे क्लास में आज, ठीक। मैं भी सर जी। हाँ, रंजिता तो हूँ, अस्मित कहा होगा, रंजिता की के, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पुराना क्लास आप लोग देखे हैं, पुराना वाला क्लास हमारा, है ना, ये हमारा तीसरा क्लास है भैया, ये हमारा 3rd क्लास है। इसके पहले हम लोग 2 क्लास और देख चुके हैं। चलो, राधे राधे राजेश कुमार ठाकुर जी, आपके नाम में ही ठाकुर है भैया, और कृष्ण जी को भी ठाकुर जी बोलते हैं, ठीक। डिम्पी गायकवाड़ हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, सभी को हैप्पी न्यू ईयर दिल से, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। चलिए, आप लोग के लिए पहला सवाल है। चलिए, पहला सवाल है, बताइए कि कैरोलस लिनियस ने, आप लोग जानते हैं कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, और कैरोलस लिनियस ने द्विनामकरण पद्धति भी दिया है भैया। तो बताइए कि कैरोलस लिनियस जो चाचा हैं, ठीक, सवाल अगर अच्छे से दिख रहा है सबको? तो बताइए कि कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत पादप वर्गीकरण कृत्रिम था। क्यों हम लोग कैरोलस, आज सही टाइम पर आ गई सर जी, मैं बिल्कुल इसी टाइम पे आना है आपको, 10:30 बजे आ जाना है सबको। आज मैं लेट हो गया हूँ 10 मिनट। तो बताना है आपको कि कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत जो वर्गीकरण है वो कृत्रिम था। क्यों कृत्रिम बोल रहे हैं? क्या इसने केवल कुछ आकारिकी मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी, बाहरी लक्षण, ये तो क्या इसने केवल मॉर्फोलॉजी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया है, इसलिए इसको कृत्रिम बोल रहे हैं? सभी संभव विशेषताओं पर इन्होंने वर्गीकरण किया है, इसलिए इसको बोल रहे हैं? या शारीरिकी मतलब, है ना, फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी विशेषताओं के ऊपर जो है वह इसने किया है, इसलिए बोल रहे हैं? या ये शरीर क्रियात्मक और आकारिकी, है ना, फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी दोनों के आधार पर किया गया है? ओके रंजिता, डिम्पी गायकवाड़, सबका जवाब आ रहा है ए बोल रहे हैं दोस्त। ठीक है, केवल कुछ ही आकारिकी मॉर्फोलॉजी विशेषताओं। सभी लोग ना एक बार क्या करेंगे, अपने जो जुड़े हुए हैं उसको लाइव में रख लेंगे ना। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर लैग हो गया होगा, आगे पीछे हो गया, तो उसको लाइव में सेट कर लो। हाँ, अच्छे से लाइव में सेट कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलो, तो बिल्कुल सही जवाब है क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस के द्वारा जो पहला वर्गीकी दिया गया था, उसमें उन्होंने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया था? तो बाहरी जो लक्षण है, जो हमारे बाहर के शरीर में दिख रहे हैं, हमारा नाक कैसा है, आंख कैसा है, कलर कैसा है, हाइट कैसा है, इस प्रकार बाहरी गुणों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया था। कौन? कैरोलस लिनियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है आपको कि वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें बहुत सारे लक्षणों पर क्या दिया जाता है? विचार किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको क्या हम लोग कृत्रिम पद्धति बोलते हैं, जाति वृत्ति पद्धति बोलते हैं, है ना, सांश्लेषिक पद्धति बोलते हैं, या प्राकृतिक पद्धति बोलते हैं दोस्त? तो ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें हम लोग बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन करते हैं? बताओ, वर्गीकरण में क्या हो जाएगा? बताइए, डिम्पी गायकवाड़, रंजिता, राजेश कुमार जी, क्या हो जाएगा? ओके, क्या बोल रहे हैं? दूसरा का सी बोल रहे हैं, सांश्लेषिक पद्धति। और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? चलो, रंजिता का आ रहा है ऑप्शन, जवाब आ चुका है। बाकी लोग का क्या है? ठीक,
ओके रंजिता डी, चलो मिटा के डी बोल दी यार। ओके चलिए डी है आपका आंसर। और बाकी लोग चलो बताओ फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, है ना। तो वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें हम लोग बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक, नेचुरल, दोनों को अच्छे से याद रखना है। जिसमें केवल बाहरी है उसको क्या बोलेंगे, ओके आशुतोष, आशुतोष मरकाम जी, जिसमें केवल बाहरी लक्षण है उसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम, और जिसमें बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, है ना, खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान वर्गीकरण की पद्धति जीवों के प्राकृतिक संबंधों पर आधारित थी, बताइए कौन सी वर्गीकरण की पद्धति है। मिस्टेक हो गया था सर, ओके कोई बात नहीं, हो जाती है ना, बड़े बड़े लोगों से ऐसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। बताइए तो वर्गीकरण की पद्धति जीवों के प्राकृतिक संबंधों पर आधारित थी, बताइए कृत्रिम आ जाएगा, प्राकृतिक आ जाएगा, जाति वृत्ति या लैंगिक। चलो एकदम तुरंत तुरंत जवाब दो सब लोग, है ना, चुटकी मुड़ा दो इसको, बताइए तुरंत तुरंत जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो वर्गीकरण की पद्धति जीवों के प्राकृतिक संबंधों पर आधारित थी, क्या हो जाएगा इसमें। तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, तो जो प्राकृतिक है वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक, ये वर्गीकरण की पद्धति जो जीवों के प्राकृतिक संबंधों पर आधारित थी, प्राकृतिक संबंध मतलब आंतरिक भी और बाह्य भी, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तीसरा का हमको बी देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कृत्रिम पद्धति ने कायिक, कायिक मतलब क्या हो जाएगा, बाहरी, ठीक, और लैंगिक लक्षणों को समान महत्व दिया। यह स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रायः क्या होता है, क्या जो लक्षण है वो वातावरण के द्वारा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। जी बताइए कौन से लक्षण हैं जो कि वातावरण के द्वारा आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं, क्या देखने को मिलेगा अपने को, बताओ। चलिए चौथा का क्या बोल रहे हैं रंजिता, ए बोल रहे हैं ना चौथा का, ठीक, वेरी गुड यार, क्या हो जाएगा, कायिक लक्षण। ठीक, कायिक लक्षण ऐसे हैं जो कि वातावरण के द्वारा आसानी से परिवर्तित हो सकते हैं, है ना। कायिक लक्षण ऐसे हैं जो कि वातावरण के द्वारा आसानी से परिवर्तन हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर हम लोग गर्मी वाले एरिया में जा रहे हैं तो हमारे स्किन टोन जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, अगर हम लोग ठंडी वाले एरिया में जा रहे हैं तो स्किन टोन हमारा थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे जो बाहरी लक्षण हैं वो मौसम के अनुसार बोल सकते हैं या वातावरण के अनुसार चेंज होते रहते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग मधु साहू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सवाल के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। चलिए सवाल के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव करिए। जी सवाल के बारे में अपने को बताना है, ठीक, क्या बताना है सवाल के बारे में, कि सवाल जो है वह पादप काय थैलाशाभ होता है। तो क्या ये पादप के समान थैलस होता है, थैलस मतलब क्या, जस्ट सेकंड ना, तो क्या ये पादप के समान थैलस होते हैं। थैलस का मतलब क्या है, जिसमें जड़, तना और पत्ती समझ में नहीं आ रहा है। यह अधिकांश कहाँ होते हैं, जलीय होते हैं, और इनमें जनन जो होता है वो कायिक होता है, अलैंगिक होता है और लैंगिक होता है। और क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और यूलोब्रिक्स बहुकोशिकीय शैवाल हैं। जी बताइए क्या हो जाएगा इसमें। प्रिया पटेल जी बोल रहे हैं पांचवा का सी, ओके, रंजिता भी पांचवा का सी, हैप्पी न्यू ईयर सर जी, ओके, हैप्पी न्यू ईयर मधु साहू जी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है ना, क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है सवाल के बारे में। बाकी ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, और वो भी किसके कारण, तो वो भी इस क्लेमाइडोमोनास के कारण, क्योंकि यह बहुकोशिकी नहीं होता है, ये कैसा होता है, मोनो बोल सकते हैं या यूनिसेलुलर होता है ठीक है, ये है ना, यूनिसेलुलर होता है। कौन सा, क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकी होता है केवल और केवल, 1, 2 और 3 ही क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सवाल है ये कभी कभी इसको एगार एगार बोलते हैं, कभी कभी इसको अगर अगर बोलते हैं जी, ये अगर अगर। तो अगर अगर को व्यापारिक रूप से इससे प्राप्त किया जाता है, बताइए अगर अगर को किससे प्राप्त किया जाता है, हरे शैवाल से, नील हरित शैवाल से, भूरे शैवाल से या लाल शैवाल से। बताइए कि अगर अगर को व्यापारिक रूप से हम किससे प्राप्त करते हैं जी, अगर अगर
अगर अगर जो कि सवाल से प्राप्त होने वाला है, अगर अगर के बारे में और बताऊंगा। ओके, रंजिता क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। क्या बात है रंजिता, आज तो आप एकदम फॉर्म में लग रहे हैं। हाँ, सारे जवाब आपके सही हो रहे हैं, बिल्कुल। इसी लेवल की बस पढ़ाई चाहिए हमको, ठीक है। इसी लेवल बस की पढ़ाई चाहिए हमको। अगर इतना भी आप बना पा रहे हैं, मतलब बहुत शानदार तैयारी है ना, एकदम मैं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। अगर इस लेवल के आप सवाल बना पा रहे हैं, मतलब शानदार तैयारी है आपका। प्रिया पटेल ऑप्शन डी, वेरी गुड, है ना। रेड सवाल, लाल सवाल बोलते हैं। और देखो ये जो सवाल है ना, वो हो सकता है सीजीपीएससी के लेवल से थोड़ा टफ हो, व्यापम के लेवल से टफ हो, लेकिन सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लेवल से ठीक है भाई, क्योंकि हमको इस लेवल का ही तैयारी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप लोग इस लेवल के सवाल बना पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। और आपको इसी मोड में और एकदम एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को बार 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 रिवीजन करना है ना। बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला सिलेक्शन नहीं लेता है, इस बात को याद रखना आप लोग, है ना। भले कम पढ़ो, लेकिन वो चीज़ें आपको परफेक्टली याद होनी चाहिए। छठवा का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट बताना है कि खाली स्थान एक कोशिकीय शैवाल हैं जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं और जिसका उपयोग अंतरिक्ष जो यात्री है वो भोजन के पूरक के रूप में करते हैं। जी बताइए, तो कौन सा ऐसा शैवाल है जो कि एक कोशिकीय भी होता है, प्रोटीन से भरपूर भी होता है और उसका उपयोग जो है वह अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? क्या वो क्लोरेला है, वो जिलेडियम है, वो स्पैरोगैरा है, या वो लैमिनेरिया है? बताइए क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सिमला सरदार जी, आप सभी को आना है बिल्कुल 10:30 बजे डेली, ओके। चलो रंजिता बोल रही है ऑप्शन ए करके, बाकी लोग भी जवाब दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर सिमला सरदार जी, बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। चलिए बताइए जी क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय शैवाल जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है और जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। ओके मंजरी नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। चलो आगे बढ़ो, बताओ क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए क्लोरेला। तो क्लोरेला आपको याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट आईएमपी में इसको डाल के रखना कि जो क्लोरेला शैवाल है वो कि एक कोशिकीय शैवाल है ना। और उसका किस में यूज करते हैं हम लोग, तो उसका यूज करते हैं अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में। चलो नेक्स्ट सवाल बताओ क्या बोल रहा है। क्लोरोफाइसी के बारे में बताना है, और क्लोरोफाइसी को ही किस नाम से जानते हैं हम लोग, हरे शैवाल। जिसमें क्लोरोफिल है वो डेफिनेटली हरा ही होगा। और क्या बोल रहे हैं उसको, हरे शैवाल के प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। बताइए जी क्लोरोफाइसी में कौन कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। क्या इसमें क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है? क्या इसमें क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन होता है, या क्लोरोफिल ए, डी और फाइको एरिथीन होता है, या क्लोरोफिल ए और सी होता है? सर आपका क्लास दिख नहीं रहा था, लाइव 10:30 बजे चेक कर रही थी। इसमें इसी चैनल में देखना ना जी इस चैनल में देखना हमारा, ठीक है। साध्य पीएससी एकेडमी जो न्यू वाला चैनल है उसमें हमारा मिलेगा, ओके। चलो 8वां का ए बोल रहे हैं आप लोग। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, वेरी गुड यार, है ना। मैं बहुत खुश हूँ भाई तुम लोग से, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग से, एकदम शानदार तैयारी है आपकी, ठीक है। इतना तैयारी अगर आपका है, इस प्रकार आप जवाब दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसी क्रम में बार 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 रिवीजन करो ना। बोर नहीं होना है कि मैं तो इसको पढ़ लिया हूं करके, इतना शानदार रिवीजन करो कि एकदम देखते ही तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि यही आंसर होगा करके। वेरी गुड, ठीक। नीतू सबका जवाब सही है, ए बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलो बताओ, हरे शैवालों में क्लोरोप्लास्ट होता है। बताइए हरे जो शैवाल होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। तो जो क्लोरोफाइसी शैवाल होता है उसमें क्या होता है, कप के आकार का होता है क्लोरोप्लास्ट, डिस्कॉइड होता है, जालिकावत होता है, या उपयुक्त सभी? बताइए क्या हो जाएगा। मधु साहू ए। और बहुत ज़्यादा भर्ती के पीछे एकदम पड़े नहीं रहना है कि भर्ती कब आएगा कब आएगा, ये हो गया वो हो गया, नहीं आ रहा है। भाई हमको हमारी तैयारी स्ट्रांग रखना है। भगवान तुमको कब मौका दे दे और तुम उस समय तैयार नहीं हो, इसका मतलब सब खत्म है। और आपको पता ही है कि एक बार तैयारी अगर छूट जाती है उसके बाद उसको दोबारा स्टार्ट करने में बहुत तकलीफ होता है। तो आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। अगर आप एक बार पढ़ लिए हैं अच्छे से तो आपको एमसीक्यू करते हुए जाना है। डेली एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते रहिए, आप उस तैयारी में लगे रहेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि तैयारी अगर ऐसे जा रहा है और यहाँ पे रुक गए तो यहीं पे रुके नहीं रहोगे, है ना। माइनस भी होते रहता है, हम लोग चीज़ों को भूलते जाते हैं।
चलिए इंडियन इंग्लिश डी बोल रहे हैं, यहाँ रंजिता भी क्या बोल रही है, डी बोल रही है जी, बिल्कुल सही बात है ना। सभी जो है कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफाइसी का सदस्य है, बताओ क्लोरोफाइसी मतलब वही नील सॉरी हरे शैवालों के सदस्य है, क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स या उपयुक्त सभी, बताइए जी। क्लोरोफाइसी यस, क्या बोल रहे हैं मंजरी, चारा सी, सिमला सदार ओके, ममता जगत डी बोल रहे हैं भैया, उपयुक्त सभी सरकारी ऑप्शन। इस प्रकार के देखो आपको पता ही है कि मैक्सिमम सवाल में जब अगर उपयुक्त सभी लिखा है इसका मतलब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे वो, या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे वो आंसर होगा, है ना। तो छोटी मोटी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये चीज़ें कब आती है आपके दिमाग में, जब बहुत ज़्यादा आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते हैं। तो जितना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि पहला तो ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में बहुत सारा लिखा हुआ है। अगर कुछ नहीं पता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जिस ऑप्शन में बहुत सारा लिखा है वो आंसर हो। अगर नहीं पता है मान लो जैसे सवाल, और सवाल बनाना चाहिए, अगर परिस्थिति किस ऐसी परिस्थिति आ गई कि सवाल को बनाना ही है तो भी ये ऑप्शन देखना है कि क्या उसमें उपयुक्त सभी लिखा है क्या। ठीक, नेट खत्म आती हूँ, अरे इतना जल्दी नेट खत्म कर ली रंजीता। चलो तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आप लोग के लिए जानकारी है, और जानकारी वही है कि सीजीपीएससी ग्रंथपाल जानते हैं, इसकी भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम से इसका आया नहीं है, आने वाला है करके सूचना आ रहा है। ठीक है, तो इसका नया बैच हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, विशेष विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई है, रिकॉर्डेड है ना, लाइव भी है, और फ्री टेस्ट सीरीज और रिवीजन भी कराया जाएगा आपको। और 1 जनवरी जो कि है आज, 1 जनवरी 2026 से जो है वह इसका है ना, 1 जनवरी 2026 इसका है ना बैच चालू हो रहा है दोस्त, समझ रहे हो बात को। तो लापरवाही नहीं करना है हमको भाई, हमको तो पता है ना यार हमारी तैयारी कितनी है करके। हमको नहीं पता है क्या कि क्या मैं अभी टीचर भर्ती आ जाएगा उसके लिए मैं रेडी हूँ कि नहीं हूँ करके, अभी कोई भी भर्ती आ जाएगा उसके लिए मैं रेडी हूँ कि नहीं हूँ, मेरे को तो पता है ना सारी चीज़ें। तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाई करूँगा भाई, मेरे को पता है कि अभी 1 महीने में आ जाएगा तो मैं खुद ही थरथरा जाऊँगा, हड़बड़ा जाऊँगा करके। तो मुझे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हुए जाना है, जितना हो सके एमसीक्यू लगाना है अपने को। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट बताइए 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है, बताओ। क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है, हरे शैवाल का सदस्य नहीं है। ग्रंथपाल में कोई प्रोफेशनल कोर्स चाहिए क्या सर? हाँ, मेरे ख्याल से ग्रंथपाल के लिए आपको लाइब्रेरियन का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए जी, एक बार चेक कर लेंगे उसको, मेरे ख्याल से होना चाहिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफाइसी का सदस्य है, हरे शैवाल है, बताओ। क्लामाइडोमोनास तो अभी पढ़े हैं, ये तो हो ही जाएगा, ये है ना डिक्टियोटा है, और एक है यूलोब्रिक्स, और एक है स्पायरोगैरा। चलो बताओ इन 3 में बताए क्या हो जाएगा। बी बोल रहे हैं ना, वेरी गुड। ये डिक्टियोटा जो है वह क्या है, ये सही हो जाएगा, ये क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है, शानदार चल रही है हमारी तैयारी। और इसी प्रकार हम लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, अब मैं क्लास को मिस करने वाला ही नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए मैं 10:30 बजे क्लास लूंगा, मतलब लूंगा। तो उसी स्थिति में आप लोग को भी रेडी रहना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। ममता जी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी। बताओ फियोफाइसी, तो फियोफाइसी जिसको क्या बोलते हैं, भूरा शैवाल बोलते हैं। तो फियोफाइसी के सदस्य प्राथमिक रूप से पाए जाते हैं जी, बताओ। फियोफाइसी के सदस्य प्राथमिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? क्या वो अलवण जल में होते हैं? अलवण जल मतलब क्या, शुद्ध जल में? क्या वो समुद्री जल में होते हैं? क्या वो स्थलीय आवास में होते हैं, या चट्टानों पर पाए जाते हैं? बताओ भूरे शैवाल। बी बिलीप एम बिलीप रिक्वायर्ड होता है लाइब्रेरी के लिए, हाँ वही है ना, बिलीप या एम बिलीप। ठीक है, बैचलर और मास्टर है ना। चलिए क्या हो जाएगा, बी समुद्री आवास में, वेरी गुड है ना, वेरी गुड मंजरी। क्या हो जाएगा, समुद्री आवास में पाया जाता है भूरे शैवाल। ये सवाल बिल्कुल लड्डू सवाल है दोस्त, एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं ना, ये सब सवाल एकदम लड्डू सवाल है। अगर इसको नहीं पता है तो बहुत दिक्कत है भैया। ये जो अभी का सवाल अभी हम लोग करें, जो 2-3 सवाल मैं अभी किया हूँ, वो एकदम लड्डू है, एकदम कॉमन है, हम लोग पढ़ ही नहीं रहते हैं इसलिए हमको टफ लगता है। लेकिन इतनी जानकारी हमको होना ही चाहिए, क्या भूरा शैवाल है, क्या लाल शैवाल है, क्या हरा शैवाल है, ये सब तो पता होना चाहिए यार। ओके ममता जगत जी वेरी गुड है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से वर्णक भूरे शैवाल में पाए जाते हैं? बताओ भूरे शैवाल में क्या पाया जाता है? तो हरा शैवाल में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। भूरे शैवाल में क्या देखने को मिलेगा? चलो 11:04 हो गए हैं, हमारे पास आधा घंटा बस और है जी, बताइए भूरे शैवाल में हमको क्या देखने को मिलेगा?
ठीक, 13 का बताइए, क्या इसमें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ई मिलेगा, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी मिलेगा, या क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन मिलेगा, या क्लोरोफिल ए और फाइकोएरिथ्रिन मिलेगा? जो भी नया है उसको यहाँ पे लिखना। ओके, माही, जो भी एक्स्ट्रा है उसको नोट्स में ऐड डाउन करना, और जब भी नोट्स बनाओ तो हमेशा उसमें थोड़ा बहुत जगह रखा ही करो। जैसे कि ये एक तो पेज हो गया, मान लो जाए, इधर देखो, इधर देखो सब लोग, जैसे कि ये एक तो पेज हो गया मान लो जाए, इस पेज में अब लिख रहे हो तो हमेशा 4 लाइन या यहाँ से 5-6 लाइन नीचे हमेशा जगह रखा करो, ताकि बाद में ऐड करते हुए बने करके। ऐसा नहीं है कि ये नोट्स बनाए फिर बाद नोट्स बना रहे हो, फिर नोट्स बना रहे हो, वही जीवन भर नोट्स ही बनाते रहोगे क्या? तो यहाँ पे नीचे बिल्कुल जगह रखना है आपको। तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में अगर हमको जरूरत पड़े तो बिल्कुल वहाँ पे कुछ भी हम लोग ऐड कर सकें। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा इसमें? सी बोल रहे हैं, वेरी गुड, हैप्पी न्यू ईयर माही। चलो सी बोल रहे हैं जी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन, इन सबको ऐड करते जाना है नोट्स में अपने। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पादप वर्गीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पादप वर्गीकरण, क्या ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? बताइए, क्या बायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं? क्या टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप कहते हैं? और क्या थैलोफाइटा में जड़, तना और पत्ती सुविकसित होता है? बताओ कौन सा कथन सही है इसमें? चलिए बताइए जी, क्या हो जाएगा? 200 पोस्ट है दोस्त प्रयोगशाला सहायक शिक्षक में, और टीचर बनने का अगर हम लोग बीएड डीएड नहीं किए हैं, है ना, इतना पैसा अगर दे के नहीं पढ़े हैं, तो हमारे पास एक ही मौका है ये। और इस बार अगर पोस्ट आए तो बिल्कुल जान लगा देना है दोस्त उसमें। संजू जायसवाल, हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर संजू जी। चलो बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताओ, टेरिडोफाइटा। तो सब लोग जानते हो ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर। ऑप्शन बी बोल रहे हैं, 1 और 2। ठीक, रंजिता वेरी गुड, सब लोग बोल रहे हैं बीबी। ठीक है, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं पादप जगत का उभयचर। क्यों उभयचर बोलते हैं? उभयचर का मतलब क्या है? जो जल में भी है और जो थल में भी है। तो ये निवास तो करता है ब्रायोफाइटा जल में, लेकिन है ना, इसको सॉरी थल में निवास करता है, लेकिन प्रजनन के लिए इसको जल में जाना पड़ता है, अंडे देने के लिए बोल सकते हैं, या अंडे देने नहीं बोल सकते, लेकिन प्रजनन में जो है वह जल में करता है। टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार उभय ये ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा के बाद विकसित हुआ है टेरिडोफाइटा, वैसे ही उभयचर के बाद क्या विकसित हुआ है? सरीसृप। तो जैसे उभयचर के बाद सरीसृप विकसित हुआ है, वैसे ही ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। तो अगर ब्रायोफाइटा उभयचर है तो टेरिडोफाइटा क्या है? सरीसृप है। ये आपको याद में रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 2। और थैलोफाइटा में क्या बोल रहा है? जड़, तना और पत्ती सुविकसित होता है। क्या इसमें कुछ समझ ही नहीं आता है? ठीक, जड़, तना और पत्ती समझ नहीं आता है दोस्त, जान रहे हैं? थैलोफाइटा मतलब एकदम शुरुआत के पादप हैं, जिसमें ना तो जड़ समझ में आ रहा है, ना तो पत्ती समझ में आ रहा है, ना तो तना समझ में आ रहा है वो। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले अधिकांश जो ऑक्सीजन है, मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है, उसका प्रोड्यूसर कौन है? कौन उसका उत्पादन करता है? बड़े वृक्ष, तुलसी का पौधा, शैवाल या घास का मैदान? बताओ क्या हो जाएगा? स्थल के लिए अडॉप्टेड होते हैं, यस। विकसित नहीं होते हैं। ठीक है मंजरी, इसका बताओ क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करते हैं? बताइए जी। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान में रखना। पृथ्वी पर जितने भी ऑक्सीजन उत्पादित होते हैं, ओके, 15 का सी बोल रहे हैं रंजिता, क्या बोल रहे हैं? शैवाल बोल रहे हैं भैया। और बाकी लोग सी बोल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, सबका जवाब सही है। श्वेता का भी जवाब सही है। क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन भी बोलते हैं ना। ओके, सी याद रखना है आपको। ठीक है, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले मैक्सिमम ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करता है? शैवाल उत्पादन करता है दोस्त, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो अमेजन वन को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। याद रखना है कि 30% के आसपास जो ऑक्सीजन है उसका उत्पादन करता है वो। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए जानकारी है, और जानकारी यही है कि संस्कृत व्याख्याता का भी बैच हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। ये भी नया बैच है और ये भी चालू हो रहा है 1 जनवरी 2025 से। तो सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। ऐसे भी संस्कृत के खोजे में नहीं मिलता है क्लास, है ना, तो बहुत ही ढूंढ के बोल सकते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना है अगर आपको, तो हमारे टीचर के द्वारा जो है उसका तैयारी कराया जा रहा है, जिसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लास उपलब्ध है ना जी। रिकॉर्डेड मिल जाएगा और लाइव भी मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए, और है आप लोग के लिए वही कि CGPSC प्री 2025। ठीक है,
क्या है हमारे पास, सीजीपीएससी प्री 2025, ये अभ्यास बैच, याद रखना है आपको, अभ्यास बैच, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल रहा है, 35 टेस्ट देखने को मिलेगा, ई बुक देखने को मिलेगा और 10,000 से अधिक क्या है एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं विषयवार। तो अभी जो समय चल रहा है वो समय चल रहा है किसका, समय चल रहा है सीजीपीएससी का। तो डेफिनेटली आप लोग को पता ही है फरवरी में सीजीपीएससी प्री का पेपर होने वाला है। और आपको पता है कि जैसे हम लोग जब पता रहता है कि भैया गाड़ी कैसे चलाना है करके, है ना, क्लच दबाऊंगा, है ना, गियर लगाऊंगा, एक्सीलेटर दूंगा, गाड़ी चल जाएगा करके, लेकिन पता तो है, लेकिन जैसे ही गाड़ी में जाते हैं तो गिर जाते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत रहती है शुरुआत में। अब वही प्रैक्टिस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो वही प्रैक्टिस देखने को मिलेगा आपको साध्य पीएससी एकेडमी में। बिल्कुल शानदार जो है विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो है तैयार किया गया है टेस्ट सीरीज। आप लोग बिल्कुल, है ना, उसमें जाके इनरोल करिए और थोड़ा देखिए। ओके, चलो क्लियर है, ब्लर नहीं हो रहा है ना, ब्लर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आप लोग के लिए बताइए जी, एक बीजपत्री पौधा, एक बीजपत्री पौधा जिसको क्या बोलते हैं, मोनोकाट प्लांट बोलते हैं, के लक्षणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बताइए एक बीजपत्री पौधा जो मोनोकाट होते हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टर अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, इसमें एक बीजपत्र पाया जाता है ना, ये मोनोकॉटिलेडॉन होते हैं। और क्या बोल रहा है, इसमें समांतर सिरा विन्यास होता है, पैरेलल जो है वह सिरा विन्यास होता है बोल रहा है। और इसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है बोल रहा है। और मटर एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है। बताओ इसमें कौन सा कथन जो है वह सही हो जाएगा। चलिए बताइए जी, बताइए आप लोग एक बीजपत्री पौधे के लिए, क्या एक बीजपत्री पौधा, हाँ सीजीपीएससी में एज कितना चाहिए सर जी, सीजीपीएससी में वही है 21 होना चाहिए यार। दिव्यानी बघेल, ठीक, 16 का ए, सिमला सरदार ए, 1 2 3, वेरी गुड, है ना। तो याद रखना है आपको, इसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, समांतर सिरा विन्यास होता है। समांतर सिरा विन्यास जैसे कि धान में होता है, ये धान का पौधा ऐसा देखोगे तो बिल्कुल ऐसे ऐसे उसमें पत्तों में ऐसे सीधा सीधा सिरा विन्यास देखने को मिलेगा, ठीक। और अपस्थानिक जड़ें मिलती है, एडवेंटिशियस रूट्स मिलता है। वहीं पे अगर हम लोग डाइकॉट प्लांट की बात करें, ये डाइकॉट प्लांट की बात करें तो डाइकॉट प्लांट में क्या होगा, एक बीजपत्री नहीं होगा, उसमें 2 बीजपत्री होगा दोस्त। समांतर सिरा विन्यास नहीं होगा, उसमें कैसा होगा, तो उसमें देखने को मिलेगा अपने को जालिकावत सिरा विन्यास देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ सिरा विन्यास देखने को मिलेगा पत्तों में। और ऊपर अपस्थानिक जड़ नहीं मिलता है, उसमें कैसा जड़ मिलता है, तो उसमें याद रखना है अपने को टैप रूट मिलता है, ठीक है। उसमें कैसा रूट मिलता है, टैप रूट मिलता है, मूसला जड़ मिलता है, जो कि जमीन के बहुत गहराई तक जाता है। ये अपस्थानिक जड़ जो है जमीन के ऊपरी भाग में उसमें पाया जाता है। और एक बीजपत्री, ये मटर जो है, ये मटर जो है 2 बीजपत्री पौधे का उदाहरण है। इसको जो बीज होते हैं वो बीज से बिल्कुल 2 भागों में बढ़ जाते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 क्या है, सही है। चलो आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है, अपने को बताना है कि क्या साइकस, पाइनस और चीड़ जो है वह सभी एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। बताइए जी, साइकस, पाइनस और चीड़ क्या सभी एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। और पाइनस जो होता है कि लेटेक्स से साबूदाना प्राप्त किया जाता है जी। बताइए कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। ओके, यस, डाइकॉट है ना। तो बताइए, आपको पता ही है कि जब क्लासिफिकेशन किया गया है तो 2 भागों में बांटा गया है। अच्छा भैया, चलो आ गए भुवनेश्वर नाथ जी। भुवनेश्वर नाथ जी आ चुके हैं। आज आपके लिए इंग्लिश में तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो बताओ भुवनेश्वर क्या बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार करना है। साइकस सुनी ही होगी, साइकस, पाइनस, चीड़, ये सब एंजियोस्पर्म है, बिल्कुल इंग्लिश वाला ही बात है ना। और साइकस और पाइनस, ये पाइनस के लेटेक्स से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। बताओ, रंजिता बोल रही हैं ऑप्शन डी, इंडियन इंग्लिश ऑप्शन डी। ओके, सुस्मिता सिंह, दिव्यानी बघेल ऑप्शन डी, वेरी गुड यार। इस प्रकार के सवाल का जब तुम लोग सही आंसर देते हो ना, तब मेरा दिल एकदम गदगद हो जाता है, एकदम खुश हो जाता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे फंसने वाला सवाल है, यहाँ पे फंसने वाला सवाल है। क्योंकि आपको पता है कि ये साइकस हो गया, पाइनस हो गया, चीड़ हो गया, ये एंजियोस्पर्म नहीं है। ये कैसे हैं, तो ये जिम्नोस्पर्म है दोस्त, ठीक है। ये ठीक है, ये कैसे हैं, तो ये जिम्नोस्पर्म हैं। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिसमें फूल नहीं लगता है, जिसमें फूल लगता है उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो ये जो साइकस है, पाइनस है, चीड़ है, इसमें फूल नहीं पाया जाता है, इसको याद रखना है आपको, इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ओके, और ये साबूदाना भी गलत है ना, पाइनस, ये पाइनस नहीं आएगा, यहाँ पे साइकस आएगा, साइकस, ठीक है।
तो साइकस याद रखना है अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बताना है आपको पादप के लक्षणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है अपने को। क्या ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं पादप प्लांट्स? इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये स्वपोषी होते हैं। बताइए पादप के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपको सही देखने को मिलेगा। तो पादप के संबंध में कौन सा कथन सही देखने को मिलेगा, बताइए जी। चलो कमेंट करिए, पादप के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही देखने को मिल रहा है। क्या सभी कथन सही हैं कि केवल 1 2 3 सही हैं, 1 2 4 और 5 सही हैं कि 2 3? ओके, ऑप्शन 18 का ऑप्शन बी बोल रहे हैं सब लोग, है ना। बी 1 2 4 5 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ये जो तीसरा है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज की बनी होती है दोस्त। और ये सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, ऐसा करके अपने को पता है। और बाकी सब तो जो है कॉमन करेक्टर है, ये हमको पता ही है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित जैव वर्गीकरण श्रेणियों का क्रम डिसाइड करिए जी। क्या क्या आएगा, पहले ऑर्डर आएगा, किंगडम आएगा, फैमिली आएगा, क्लास आएगा, फाइलम आएगा, है ना। सही क्रम क्या होगा बताइए। ओके पूनम वेरी गुड, है ना। 1 2 4 और 5 बताओ जी क्या हो जाएगा। इंग्लिश में क्यों नहीं लाए, अरे टाइपिस्ट लोग थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यार अभी, ठीक है। भुवनेश्वर नाथ जी थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, प्रयास करेंगे भैया, धीरे धीरे सुधार होता है यार, ठीक है। बताओ जी, अब ये तो इंग्लिश ही है भाई, इसको इंग्लिश में जमाना है, ये तो पता ही है आपको, मैं आपके हिसाब से ही लाया हूँ। देखो ये किंगडम है, ऑर्डर है, फैमिली है, क्लास है, फाइलम है, बताओ। 19 का सी बोल रहे हैं दिव्यानी बघेल और भुवनेश्वर नाथ, 19 सी, ठीक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हेमलता, क्या बोल रहे हैं 19 का सी बोल रहे हैं। 2 के बाद 5 आएगा बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, किंगडम। किंगडम को किस में बांटे हैं हम लोग, फाइलम में। फाइलम को किस में बांटे हैं अपन लोग, ठीक। तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 1 और 1 के बाद 3। तो उसके बाद फिर किस में बांटे हैं हम लोग, क्लास। और क्लास को किस में बांटे हैं, ऑर्डर। और ऑर्डर को फैमिली, और फैमिली के बाद क्या आ जाएगा, जीनस। और जीनस के बाद स्पीसीज। ओके सी सी सी, वेरी गुड, सबका जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में, पूरक के रूप में किस शैवाल का उपयोग किया जाता है जी, बताइए। अंतरिक्ष यात्री जो है वह किसका, ब्लर है सर, वैभव नेताम। ब्लर हो रहा है मेरे साइड से तो ठीक दिख रहा है यार, जस्ट सेकंड रुको, मेरे ख्याल से तो ठीक दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश करो अपने मोबाइल को। ठीक, दिख रहा है ना। चलो सी बोल रहे हैं क्लोरेला, वेरी गुड, ठीक है। अब ये सवाल हम लोग किए हैं, क्लोरेला का यूज किया जाता है करके, ओके अभी ठीक दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सही मिलान करना है अपने को। अब ये जो सवाल है उसको बनाना है आपको, और इस सबको एकदम नोट करके रखना है। ये कैसा है, तो ये IMP है, ठीक। तो बताना है कि प्रचुर मात्रा में आयोडीन किस में पाया जाता है, जैव उर्वरक कौन सा है, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किसका यूज करते हैं, और आइसक्रीम में उपयोगी कौन सा है। बस कैमरा हिल जा रहा है, अच्छा। अरे ये कैमरा तो फिक्स है, बार बार ब्लर हो जा रहा है क्या। चलो इसका बताओ, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। और बाकी लोग, रंजिता ए, वैभव ठीक है भैया, रंजिता। और बाकी लोग भी बताइए, 2 3 4 1 और दिव्यानी बघेल 21 का ऑप्शन है, ठीक है। सिमरन सरदार 21 का ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा, तो प्रचुर मात्रा में आयोडीन किस में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाई जाती है आपके लेमिनेरिया शैवाल में, और जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं नॉस्टॉक और एनाबीना, और अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं क्लोरेला, और आइसक्रीम में उपयोगी कौन होता है, तो जिलेडियम, ठीक है। और ये नॉस्टॉक और एनाबीना ये सब साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है। ये
साइनोबैक्टीरिया की श्रेणी में आते हैं जी, याद रखने आपको, नीलहरी शैवाल जो बोलते हैं ना वही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संवहनी ऊतक, वैस्कुलर टिश्यू जो है वह जाइलम और फ्लोएम है ना, पहली बार जो है वह किस पादप समूह में देखा गया था जी, बताइए। तो पहले आए हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडो के बाद जिम्नो, जिम्नो के बाद एंजियो। तो आपको बताना है कि सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू जिसको हम लोग जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, वो सबसे पहले किस में देखा गया, ब्रायोफाइटा में, शैवाल में, टेरिडोफाइटा में या एंजियोस्पर्म में। क्या हो जाएगा, वैभव नेताम क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं दोस्त, ठीक, वेरी गुड, ओके, शानदार दोस्त, है ना। सबसे पहले किस में देखा गया, तो सबसे पहले रंजिता, भुवनेश्वर, दिव्यानी, हेमलता, ठीक है, शिमला, है ना, पूनम, क्या हो जाएगा, याद रखने अपने को, टेरिडोफाइटा। सबसे पहले किस में देखा गया, तो टेरिडोफाइटा में देखा गया है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो जानते ही होंगे आप लोग, ये संवहनी ऊतक क्या है करके, है ना, जाइलम फ्लोएम, है ना। जाइलम क्या है, तो जो जल और खनिज लवण का संवहन करता है वो जाइलम है, और जो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है वो फ्लोएम है, ठीक। क्लास सीजीटेट वालों के लिए है क्या सर जी, बिल्कुल सीजीटेट बोल सकते हैं, है ना, वर्गीकरण वाला चैप्टर तो सीजीटेट में भी है, तो सीजीटेट बोल सकते हैं, शिक्षक भर्ती बोल सकते हैं, और मेनली जिस लेवल का मैं सवाल रखा हूँ उसमें मैं प्रयास किया हूँ कि ये सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला वाला हो दोस्त, ठीक है ममता जी। चलो सी हो जाएगा भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग के लिए जानकारी है, और जानकारी क्या है, तो जानकारी है आप लोग के लिए कि सीजीपीएससी है ना, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर जो है आप लोग को पता ही है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कितना रोल रहता है, पंचायती राज का कितना रोल रहता है। तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग के लिए एक ई बुक बनाया गया था, है ना जी। और इस ई बुक में विशेषता है कि आपको समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में यूजफुल हो जाएगा, है ना, नए पैटर्न पर आधारित है, ठीक है जी। और याद रखना इसमें बेयर एक्ट पर आधारित है। बेयर एक्ट समझते हैं आप लोग, किसी भी बुक कोई भी जब एक्ट रहता है, उसका मोटा बुक रहता है, तो उसी से काट के एक छोटा बुक बनाया जाता है, उसको बेयर एक्ट बोलते हैं। तो बेयर एक्ट पर आधारित है ये, और एक तो बस्ती धाराओं पर सार गर्भित है बोल सकते हैं। संपूर्ण क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा इसमें, 20 प्रैक्टिस सेट्स जो है वह देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्या बोल रहा है इसमें। चलिए सवाल नंबर 23 है, आपको बताना है, ठीक। सवाल नंबर 23 क्या है कि द्विनामकरण पद्धति ये नोमेनक्लेचर के बारे में बताना है अपने को, कौन सा कथन सही है। तो द्विनामकरण पद्धति का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस ने किया है। वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, और वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द जाति होता है, और वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द जो है वंश होता है। बताओ निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सही देखने को मिलेगा। पीएससी के क्लास का टाइम बता दीजिए सर। पीएससी का क्लास सुबह चलता है, एमसीक्यू का जो सीरीज है उसका वो सुबह चलता है 8:30 बजे के आसपास, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30 ऐसा करके, ठीक है। चलो मंजरी बोल रही है 23 का ए, वैभव नेताम बोल रहे हैं 1 और 2, ठीक। दिव्यानी बघेल 23 का ऑप्शन ए, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ये बिल्कुल इसी प्रकार जो है वह थोड़े बहुत घुमा के ही सवाल पूछेगा, बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं आएंगे, इसी प्रकार के ही सवाल आएंगे। अगर इतना तैयारी है तो फिर हम लोग आगे भी सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, 23 का ए हो जाएगा। द्विनामकरण पद्धति का जनक जो है वह कैरोलस लिनियस है, और वैज्ञानिक लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। जो वैज्ञानिक का पहला शब्द रहता है वो वंश रहता है, और जो दूसरा शब्द रहता है वो जाति रहता है दोस्त। तो इस प्रकार जो है वह हमारा, है ना, 23 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज हमारा जो बोलने का मतलब सेशन था वो यहीं तक था, ठीक है। ये सेशन हमारा खत्म हो चुका है। भुवनेश्वर नाथ जी आप पुराना देख सकते हैं, जो लोग लेट से ज्वाइन हुए हैं वो, बाकी समय यही है, बिल्कुल इसी समय में सबको आना है, और शानदार तैयारी को अपना जांचना है कि क्या हम लोग भीड़ का हिस्सा हैं, या भीड़ के कारण बनने के लायक भी अभी हमारे में क्षमता डेवलप हो चुकी है या नहीं हुई है करके दोस्त। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ पीएससी एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी प्रकार के आपको एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी प्राप्त होती रहे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, और सभी को साध्य पीएससी एकेडमी की तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्त। ठीक रंजिता, वेरी गुड, पूरा सही हुआ है। हाँ भुवनेश्वर नाथ जी, चलिए ना, अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ेंगे तो बिल्कुल आपका भी ख्याल रखा जाएगा भैया, ठीक है।
चलिए, धन्यवाद आप सभी का।